Today we started the topic election commissions, and now we are going to discuss Article 324 of the Indian Constitution provides for an autonomous election commission. Election Commission of India was established on 25th of January 1950, and this is known as National Voter Day because इस दिन क्या हुई थी? फाउंडेशन हुई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एंड सिंस 1950 it was working as a single member body. कि ये कमीशन थी, उसमें एक ही मेंबर था which is known as Chief Election Commissioner. But in 1989 when elections takes place, उस टाइम क्या थी? पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी थी और जो बर्डन था इलेक्शंस का वो काफी ज्यादा था. सो इसलिए प्रेसिडेंट, उस टाइम प्रेसिडेंट कौन थे? रामास्वामी वेंकटा रमन. इन्होंने क्या किया? 2 एडिशनल इलेक्शन जो कमिश्नर्स थे उनको अपॉइंट किया, क्योंकि जो आर्टिकल कॉन्फर्स द पावर ऑन द प्रेसिडेंट टू अपॉइंट एडिशनल कमिश्नर इफ नीडेड. सो इन्होंने इस पावर को यूज करके क्या किया? 2 इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट किया 1989 में, बट दे वर रिमूव्ड इन 1990, एंड इन 1991 देयर केम द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस एक्ट 1991. एक तो इसमें क्या चीज उन्होंने डिफाइन की? कंडीशन ऑफ सर्विस की. इनकी कंडीशन ऑफ सर्विस क्या हो? सेकंड, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस, जो इनका जो बिजनेस है वो कैसे रन करेगा. 1993 में दिस एक्ट वाज अमेंडेड. जो 1991 का जो एक्ट था इसको अमेंड किया गया, और अभी इस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग दे कैन बी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, दे शैल बी 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड मैक्सिमम 4 इलेक्शन कमिश्नर्स. दैट इज एक हो सकता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 हो सकते हैं इलेक्शन. एंड द प्रेजेंट सिनेरियो इज 2 इलेक्शन कमिश्नर एंड 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर. चीफ इलेक्शन कमिश्नर अभी कौन है? श्री सुनील अरोड़ा जी, एंड अशोक लवासा एंड सुशील चंद्र, ये कौन है? दोनों जो इलेक्शन. ठीक है. सो दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन. अभी एक चीज इसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट थी? जब 1989 में 2 नए इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किए गए थे, उस टाइम जो उनका स्टेटस था इट वाज इक्विवेलेंट टू हाई कोर्ट जज, बट बाद में इनका भी जो स्टेटस है वो किसके इक्विवेलेंट है? जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. नाउ आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन confers power of the superintendence, direction, control and conduct of all the elections. क्योंकि इनका काम ही क्या है? इलेक्शन को कंडक्ट करवाना. एंड फॉर दिस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यूजिंग आर्टिकल 324 क्लॉज 1 they formed election conduction rule 1961 and election symbol reservation and allotment ऑर्डर. कि जो इलेक्शन सिंबल मिलते हैं, जैसे बीजेपी के पास लोटस है, कांग्रेस पास एंड का, ये क्या है? इलेक्शन कमीशन ने एक ऑर्डर इशू किया था, एंड दीज हैव द फोर्स ऑफ लॉ. पार्लियामेंट नहीं बनाया, लेजिस्लेचर नहीं बनाया, इनको किसने बनाया? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बनाया यूजिंग आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. बट दिस वाज चैलेंज्ड in Kanhaiyalal Omar versus R.K. Trivedi case in 1985, and they said जो Election Commission of India है, they do not constitute such a wider power. जो state legislature है और parliament law बना सकते हैं, इसके regarding Election Commission of India के पास इतनी power नहीं है. But Supreme Court rejected this opinion and said that 1968 order है, ये क्या है? Justify किया and said these terms, that is superintendence, direction, control are the wider terms and confer wider power. कि बहुत ज्यादा wider term है और wider ही क्या है? Power दे रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को. and these are conferring plenary power. plenary power का मीनिंग क्या है? plenary का मतलब होता है complete, कि जब भी कोई किसी को कंप्लीट पावर दे. इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन के रिगार्डिंग सारी की सारी क्या है?
जो पावर है कंप्लीट पावर है, बट वो बोल रहे हैं कि ये पावर एज सच इतनी भी अनलिमिटेड भी नहीं है, इसमें क्या है रिस्ट्रिक्शन है। बट ये रिस्ट्रिक्शन कौन लगा रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉन्स्टिट्यूशन इस पे क्या लगा रही है? रिस्ट्रिक्शन लगा रही है, और इसकी पावर को क्या कर रही है? लिमिट कर रही है। सेकंड कौन सी चीज इसको लिमिट कर रही है? वैलिड इलेक्टोरल लॉज, वैलिड इलेक्टोरल लॉज ऑफ पार्लियामेंट, फॉर एग्जांपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 एंड 1951। फिर प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, एंड द फोर्थ इज द जुडिशियल रिव्यू, दैट जुडिशरी कैन review the functioning or the power of election commission, and we'll see whether there is any overreach or misuse by the election commission of India. So they enjoy a reservoir. Who? Election commission of India. They enjoy the reservoir of power under article 324 of the Indian Constitution under clause 1. If electoral laws are silent, जहाँ पे तो क्लियर कट लिखा हुआ है उसको तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉलो करेगी, बट इफ election laws are silent or insufficient, then election commission can use this reservoir of power to fill the gap. इन गैप को फिल करने के लिए जो रिजर्वर ऑफ पावर है इसको वो यूज कर सकते हैं टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ठीक है, फ्री इलेक्शन मींस फ्री फ्रॉम वायलेंस, फ्री फ्रॉम फियर, फेयर मींस लेवल प्लेइंग फील्ड, कि कोई भी एडवांटेज या डिसएडवांटेज पे नहीं एज कंपेयर टू वन एंड अदर। बट सुप्रीम कोर्ट सेड दैट दिस पावर इज टू सप्लीमेंट एंड नॉट टू सप्लांट। इसका मीनिंग क्या है? तो सप्लांट का मतलब होता है जब किसी चीज को ओवर रूल कर देना, उसको साइड कर देना, सप्रेस कर देना, कि इसको सप्लीमेंट करने के लिए तो आप यूज कर सकते हो, बट कैन नॉट यूज टू सप्लांट द वैलिड इलेक्टोरल लॉज और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। इसके लिए उनके पास अभी क्या है? जुडिशियल रिव्यू है, जिससे वो सारा चेक कर सकते हैं। नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और इसका काम क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 324 कंडक्ट इलेक्शन टू ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, टू पार्लियामेंट, दैट इज लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस स्टेट लेजिस्लेचर, जहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इन सभी के जो इलेक्शंस है वो कौन कंडक्ट करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर किसको दी थी? ये मैंने आपको बता दिया, प्रेसिडेंट को, कि वो अदर इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कर सकते हैं। नाउ कम टू दी सर्विस कंडीशंस। अभी जो सर्विस कंडीशन है इसको हम 3 पार्ट्स में क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? एक तो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, के कॉन्स्टिट्यूशन ने काफी ज्यादा क्या है सर्विस कंडीशंस रखी हुई है। तो सर्विस कंडीशन एक तो है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। एक जो सर्विस कंडीशन है, these are by statutory law, and the third here is by way of conventions. So first of all under the constitution जो क्या चीज बोली गई है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, और उसका जो रिमूवल है ये तो हो गया अपॉइंटमेंट, और जो उसकी रिमूवल है इट वुड बी सिमिलर टू द रिमूवल ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करते हो ऐसे ही आप इसको रिमूव कर सकते हो। तो ये तो हो गया अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। एंड थर्ड कंडीशन हियर इज कि जो सर्विस कंडीशन है, सर्विस कंडीशन किसकी? चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, इट कैन नॉट बी चेंज्ड आफ्टर अपॉइंटमेंट, कैन नॉट बी चेंज आफ्टर अपॉइंटमेंट, कि जब उसकी अपॉइंटमेंट होगी और उसको आप चेंज नहीं करोगे टू हिज डिसएडवांटेज, टू हिज डिसएडवांटेज। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। 3 जो कंडीशन है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड अंडर द स्टैट्यूटरी लॉ, जो स्टैट्यूट है, जो एक्ट बना है, उसके अंदर क्या है? ही वुड बी अपॉइंटेड फॉर द टर्म ऑफ 6 years or till he or she attain the age of 65 years, कि या तो वो 6 साल के लिए हो सकता है या फिर उसकी एज, फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई पर्सन 62 की एज में आया तो मैक्सिमम 3 साल के लिए वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह सकता है, बिकॉज ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। अगर उसकी वो आया 50 की एज में तो वो क्या हो जाएगा? 56 तक वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह सकता है। तो और दूसरी इसमें कंडीशन क्या थी? विद रिगार्ड टू स्टेटस, उन्होंने बोला जो स्टेटस है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, इट इज इक्वल टू जज ऑफ
सुप्रीम कोर्ट। नाउ अंडर कन्वेंशन फर्स्ट ऑफ ऑल विद रिगार्ड टू रीअपॉइंटमेंट कि क्या हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रीअपॉइंट कर सकते एज अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। कन्वेंशन का मतलब क्या होता है समझ दो ना कि एज सच कोई कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं बोला, ना ही कोई स्टैट्यूटरी लॉ ने बोला कि ये चीजें फॉलो करते आ रहे हैं लंबे अरसे से, इसी चीज को फॉलो कर सकते हैं, बट इसको वो चेंज भी कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस नहीं करते। अभी रीअपॉइंट के केसेस में क्या है कि दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंट। फर्स्ट है इसमें ये चीज दी हुई है। एंड द सेकंड इज कि ही और शी शुड बी वेल वर्स्ड इन एडमिनिस्ट्रेशन। ये उसकी क्वालिफिकेशन हो कि उसको एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग बहुत ज्यादा पता हो। इसीलिए जो रिटायर्ड IAS ऑफिसर्स हैं इनको क्या बनाया जाता है, इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर। सो ये था विद रिगार्ड टू चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अभी हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं विद रिगार्ड टू इलेक्शन कमिश्नर। लो इसको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। सेम केस जैसे इसकी रिमूवल कैसे होती है, हियर इज अ चेंज। जब इनको रिमूव करना था तो कैसे रिमूव होंगे, लाइक अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। बट यहाँ पे जो केस क्या है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्रेसिडेंट कैन रिमूव इलेक्शन कमिश्नर। सो जो सेम जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है वो किसको नहीं मिली, जो इलेक्शन कमिश्नर है उसको नहीं मिली, जो जितनी सिक्योरिटी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास है। तो ये थी उसकी अपॉइंटमेंट और रिमूवल। और सिमिलर जो थर्ड कंडीशन वो सेम ही है कि सर्विसेज जो कंडीशन है इट कैन नॉट बी चेंज्ड आफ्टर द अपॉइंटमेंट टू हिज डिसएडवांटेज। ये तो यही वही सेम कंडीशन है। एंड हियर ये भी सेम है, टर्म कितनी होगी 6 ईयर और 65 ईयर्स। इसमें क्या है कि अगर कोई पर्सन 2 साल, हाँ ये मैं अभी इसमें डिस्कस करता हूँ। तो इसमें क्या है कि एक तो वो इलेक्शन कमिश्नर रह सकता है, जैसे कि वो सिमिलरली 62 की एज में बना इलेक्शन कमिश्नर तो वो मैक्सिमम 3 इयर्स के लिए रह सकता है। अगर 50 की उम्र में बना या 60 के, फिर भी अगर 60 की एज में आता है तो 5 इयर्स के लिए, अगर 59 और 50 के लिए तो वो 6 ईयर का टेन्योर अपना कंप्लीट कर लेता है। अभी जो इसका स्टेटस है वो क्या है, सेम है, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और जो रीअपॉइंटमेंट है, हाँ ये पॉइंट मैं अभी डिस्कस करने जा रहा था पहले, कि अगर कोई पर्सन 3 साल इलेक्शन कमिश्नर रह गया तो वो दोबारा इलेक्शन कमिश्नर नहीं बन सकता। अगर उसका टर्म पड़ी है, या तो वो इसको कंप्लीट कर सकता है अपनी टर्म को, 6 इयर्स की टर्म को कंप्लीट कर सकता है, या फिर वो ऐसे हो सकता है कि 3 साल वो रहे इलेक्शन कमिश्नर और 3 साल रहे चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तब भी वो 6 साल के लिए ही ऑफिस होल्ड करेगा इलेक्शन कमिश्नर का, बीट चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर, और या फिर 65 इयर्स वाला क्राइटेरिया फॉलो करेगा। तो ये चीज तो दोनों में क्या है, सेम है। जस्ट एक मेजर डिफरेंस क्या है विद रिगार्ड टू रिमूवल, कि उसकी जो रिमूवल है वो क्या हो जाती है, इजिली हो जाती है इलेक्शन कमिश्नर। नो विद रिस्पेक्ट टू मेंस, तो मेंस में क्वेश्चन बेसिकली किस टाइप का आता है कि रिफॉर्म्स नीडेड टू स्ट्रेंथन द ऑटोनॉमी ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, अभी कौन कौन से जो रिफॉर्म्स हैं वो होने चाहिए। सो बेसिकली फर्स्ट रिफॉर्म शुड बी विद रिगार्ड टू अपॉइंटमेंट। देखो ये जो रिफॉर्म्स हैं ये किसने सजेस्ट किए थे, खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, और गवर्नमेंट का क्या रिस्पांस था ये हम अभी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला कि विद रिस्पेक्ट टू अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट शुड कंसल्ट अ हाई लेवल पैनल। कि अभी कोई भी इतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई खास कोई पैनल नहीं बनता, गवर्नमेंट के पास ही सारी की सारी क्या है, अथॉरिटी है इनको अपॉइंट करने के लिए। और लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने कि देयर शुड बी अ 3-member पैनल हेडेड बाय PM, और दूसरा मेंबर इसका कौन होना चाहिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एंड थर्ड शुड बी द लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द लोकसभा। तो ये 3 मेंबर जो बॉडी है इसको रेकमेंड किया गया था लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने कि अपॉइंटमेंट इसकी क्या होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट मैनर से होनी चाहिए, कि गवर्नमेंट का थोड़ा सा जो रूल है वो कम हो, बाकी जो डिग्नेटरीज हैं उनको भी लाया जाए इसके प्रोसेस में। सेकंड था विद रिगार्ड टू रिमूवल। रिमूवल के रिगार्डिंग उन्होंने बोला कि जो इलेक्शन कमिश्नर है वो भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरह ही रिमूव किए जाएं, नॉट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इनके पास भी सेम टेन्योर की सिक्योरिटी हो, लाइक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो इनको दोनों में क्या लेके आए, एट पार लेके आए, दोनों का सेम हो। एंड पोस्ट रिटायरमेंट दे शुड बी मेड इनएलिजिबल टू ज्वाइन एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे अलग लेक्चर हम उसमें डिस्कस करेंगे।
ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब जिसमें कोई इनको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, और ज्वाइनिंग एनी पॉलिटिकल पार्टी फॉर 10 years। उन्होंने ये चीज रेकमेंड की क्योंकि बहुत बारी ये चीज देखने को मिली थी कि इलेक्शन जो कमिश्नर है, स्पेशली चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जब इनकी क्या हो जाती है, रिटायरमेंट हो जाती है, तो उसके बाद ये तो कोई ना कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ज्वाइन कर लेते हैं, या फिर किसी तरह का कोई जो गवर्नर की पोस्ट है या किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। तो इससे क्या पड़ता है, एक इम्पैक्ट पड़ता है ऑन द क्रेडिबिलिटी ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। फॉर एग्जाम्पल जो रामा देवी थे, जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, शी वॉज मेड गवर्नर, ठीक है, उसको क्या बना दिया था, गवर्नर बना दिया था रामा देवी को। सिमिलरली एमएस गिल, वो क्या थे, 1958 के आईएएस ऑफिसर थे। उसके बाद he became the chief election commissioner, but after the retirement he joined Congress and he was made the member of राज्य सभा। तो ये एक सस्पिशन क्रिएट हो जाती है कि अभी इनको भी पहले कोई ना कोई लालच दिया गया होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इलेक्शन के टाइम, तो हो सकता है कि इस पर्सन ने उनकी हेल्प की, ये कि सस्पिशन क्रिएट हो जाती है। इसलिए उन्होंने बोला कि पोस्ट रिटायरमेंट इनको इनएलिजिबल बना दो कि कोई भी आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं ले सकते फॉर 10 years, और कोई भी आप पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते। अभी आपको मैंने बताया कि 65 तक तो वैसे ही इनकी क्या होती है, रिटायरमेंट होती है। 10 साल बाद कितने की हो गई, 75। अभी क्या ये जॉब करेंगे या क्या चीज करेंगे, जो रिकमेंडेशन थी पोस्ट रिटायरमेंट वाली। नेक्स्ट क्या है इसमें,